हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक शुरू किया था और उस वीडियो में हमने कहा था कि बीएस ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा: कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो पिछले वीडियो में क्योंकि भाई इनका जो विवरण है कि करके थोड़ा लंबा है, तो हमने लास्ट वीडियो में भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, इन 2 पक्षों का विवरण वहाँ से लिया था। और अब इस वीडियो के तहत हम कॉग्निटिव डोमेन और कॉग्निटिव डोमेन के इन समस्त उपवर्गों का एक एक करके वर्णन या विवरण प्राप्त करेंगे। बात करते हैं संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों की। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक पक्ष या संज्ञानात्मक उद्देश्य हैं क्या? संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध हमारे मानसिक कौशलों से होता है। मानसिक कौशलों का मतलब है मेंटल एबिलिटी, हमारी मानसिक क्षमताएं, हमारी मानसिक योग्यताएं। और संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत हमारी तमाम ये जो मानसिक शक्तियां हैं, चाहे वो बोध की हो, चाहे प्रयोग करने की हो, चाहे विश्लेषण यानी कि चिंतन मनन करके कोई चीज निर्णय देने की हो या उसका मूल्यांकन करने की हो, तमाम मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। ठीक, तो संज्ञानात्मक पक्ष के संदर्भ में किसी भी कंटेंट के द्वारा हम ये अपेक्षा करते हैं बच्चे से कि जो उसके मानसिक कौशल हैं वो और ज़्यादा समृद्ध हों और वो उसके व्यवहार में दिखाई भी दें। ठीक, तो फिर इसको रिपीट करते हैं कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध हमारे मानसिक कौशलों से है और इसमें तमाम सूचनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों, अधिनियमों आदि ज्ञान परक बातों का अभिज्ञान एवं अधिग्रहण शामिल है। किसमें? इस पक्ष में। इस पक्ष के अंतर्गत हम विद्यार्थी से उम्मीद करते हैं कि वो किसी विषय से रिलेटेड तमाम सूचनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों, अधिनियमों आदि ज्ञान परक बातों का अभिज्ञान करे एवं अधिग्रहण करे। अभिज्ञान, अब ये जो अभिज्ञान है, अभिज्ञान का मतलब होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, कि जब हम स्मरण शक्ति का प्रयोग कर किसी विषय से संबंधित तमाम सूचनाओं को, तमाम जानकारियों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, वो अभिज्ञान हुआ, है ना। तो इस तरह से अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग कर हम किसी विषय से संबंधित तमाम सूचनाओं, तथ्यों, सिद्धांतों, अधिनियमों आदि बातों का अधिग्रहण कर लें। तो ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 6 उपवर्गों में बांटा और ज्ञानात्मक पक्ष के उपवर्गों का विवरण है ये हमने फिर से अरेंज किए हैं। पिछले लेक्चर में भी आपको बता दिया था कि सबसे निम्न स्तर बोलो या सबसे सरल स्तर बोलो, सबसे सामान्य स्तर बोलो, है ना। तो ये जो ज्ञान है, सबसे सरल स्तर का संज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है। तो ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये एक के बाद एक क्रमबद्ध संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित शैक्षिक उद्देश्य हैं। ठीक, तो मैं हर बार इस चीज को रिपीट करती हूँ कि ये जो इनका क्रम है, जिस क्रम में इन उपवर्गों को अरेंज किया गया है, जब तक हम किसी एक उपवर्ग को कंप्लीट नहीं कर देते, हम दूसरे उपवर्ग में नहीं पहुंच सकते। ज्ञान का मतलब होता है रटना यहाँ पर। ठीक, ज्ञान का मतलब यहाँ पर रटना है, और जब तक कोई बात आपके स्मरण में न बैठ जाए, आपके दिमाग में न बैठ जाए ढंग से, आप उस बात का बोध नहीं कर सकते। बोध करने के लिए पहले स्मरण बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आप उसका बोध कर लेंगे, तब जाके आप अपने जीवन में उस प्रकरण का या उस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप विश्लेषण करके उस प्रकरण से संबंधित अपने विचारों का संश्लेषण कर सकते हैं और लास्ट में आप मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये एक के बाद एक आने वाले स्टेप है। हमको स्टेप वाइज इन्हें अचीव करते हुए चल करके इस
ये जो संज्ञानात्मक पक्ष का अल्टीमेट एम है, इसकी हमारी मानसिक शक्तियों का, मानसिक कौशलों का विकास, इसे प्राप्त करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान की, यानी कि नॉलेज की। ब्लूम ने ज्ञान का सामान्य सा अर्थ बताया, रटना। रटना हमारी मेमोरी पर आधारित होता है, हमारी स्मरण शक्ति पर आधारित होता है। तो ये जो उद्देश्य है, इसके अंतर्गत हमारे टारगेट में बच्चे की स्मरण शक्ति होती है कि जो कंटेंट मैं बच्चे के सामने रख रही हूँ, बच्चा उसको अपने स्मरण शक्ति में बिल्कुल फिट कर ले, उसके दिमाग में वो हमेशा रहना चाहिए। तो बच्चा उसे रट ले, अपने दिमाग में रख ले, ये हमारा मेन टारगेट होता है। और इस उद्देश्य के तहत छात्रों से हम दो प्रकार की अपेक्षाएं या दो क्रियाओं की अपेक्षाएं करते हैं। एक है रिकॉल की और दूसरा है रिकॉग्नाइजेशन की। कि जो चीज, जो प्रकरण हमने बच्चे के सामने रख दिया है, बच्चा उसे अपने माइंड में अपनी स्मरण शक्ति का प्रयोग करके इस तरह से रख ले कि जब उसे आवश्यकता पड़े तो वह उसका पुनः स्मरण कर सके। जब उसे आवश्यकता पड़े तो वह विभिन्न तथ्यों को, विभिन्न चित्रों को, विभिन्न चीजों को पुनः स्मरण कर, क्योंकि वो चीज आपकी मेमोरी में पड़ी हुई है, इसलिए आपको उसका पुनः स्मरण करना पड़ेगा। तो पुनः स्मरण कर उसकी पहचान कर सके। तो इस उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य अभिज्ञान, प्रत्यास्मरण एवं पहचान जैसी क्षमताओं का विकास करना है। ठीक, ये जो ज्ञानात्मक उद्देश्य है, इसका मुख्य उद्देश्य बच्चे के अभिज्ञान यानी कि स्मरण शक्ति का, स्मरण शक्ति के बाद प्रत्यास्मरण शक्ति का, कि भाई मेरे को जरूरत पड़ी है तो मैं सोच के दोबारा से याद करके उस चीज का जवाब दे सकूं, एवं पहचान, आइडेंटिफिकेशन जैसी क्षमताओं का विकास करना है। और इसमें व्यक्ति के निम्न विषयों का अभिज्ञान कर रिकॉल एवं रिकॉग्नाइजेशन करता है। ठीक, इसका ये जो ज्ञान उपवर्ग है, इसके अंतर्गत जो व्यक्ति होता है या छात्र होता है, वो ये जो विषय मैंने नीचे लिखे हुए हैं, इन विषयों का अभिज्ञान करके रिकॉल और रिकॉग्नाइजेशन करता है। यानी कि इन विषयों को पहले वो रटता है और जरूरत पड़ने पर याद करके, उनको याद करके प्रश्नों का जवाब देता है या पहचान जाता है। ये सारी की सारी क्रियाएं करता है। तो वो विषय हैं जिनके संदर्भ में छात्र अभिज्ञान करता है ना, उनको रिकॉल करता है, रिकॉग्नाइजेशन करता है। कि किसी भी विषय का यहाँ पे प्रकरण भी हो सकता है कि किसी भी विषय से संबंधित विशिष्ट शब्दों, तथ्यों, सूचनाओं, सूत्रों, संकेतों का अभिज्ञान करना, यानी कि उनको याद कर देना। अभिज्ञान का मतलब तुम याद करना समझ लो। ठीक, विषय से संबंधित विशिष्ट शब्दों, भाई अब मैं तुम्हें संज्ञानात्मक पक्ष पढ़ा रही हूँ, तो इससे संबंधित विशिष्ट शब्द क्या है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इन शब्दों को याद कर लो, है ना। तो विषय से संबंधित विशिष्ट शब्दों, तथ्यों, तथ्य का मतलब होता है फैक्ट्स, है ना। जो भी तथ्य है, जैसे कि तो विषय यानी कि प्रकरण से संबंधित तथ्य, भी बहुत सारे तथ्य, फैक्ट्स हम सुनते रहते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में भी। आपके घर वाले बोलते हैं बेटा ये फैक्ट है, देखना ऐसे ही होगा, है ना। तो जैसे कि पृथ्वी गोल है, एक फैक्ट है ना। ब्लड मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट। हमारा जो खून है वो हमारे टोटल बॉडी वेट का 8% बनाता है। हमारे शरीर के संदर्भ में एक फैक्ट है। हमारी जो नाक होती है वो लगभग 1 ट्रिलियन जो स्मेल्स होती हैं उनको डिटेक्ट कर सकती है, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकती है। एक बॉडी फैक्ट ये भी है कि हम लोग हमेशा 2 किडनी रखते हैं ना, हर एक व्यक्ति में 2 किडनी होती हैं, लेकिन हमें जीने के लिए एक ही किडनी की ज़रूरत होती है, वही काफ़ी होती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। तो अपने प्रकरण या विषय से संबंधित ऐसे फैक्ट को याद रखना, विषय से संबंधित सूचनाओं, सूत्रों, संकेतों आदि को याद रखना। अगला पॉइंट है कि विषय से संबंधित पद्धतियों, साधनों आदि का ज्ञान, जैसे क्रम तथा प्रवृत्तियों का ज्ञान। क्रम तथा
प्रवृत्ति का ज्ञान का मतलब है कि भई हम ये वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये एक क्रम में है। मैंने आपको क्यों कहा कि ये ज्ञान, ज्ञान के बाद बोध, तो ये जो इनका सीक्वेंस है, क्रम है, तो जो प्रकरण आपके सामने रखा गया है, उसके क्रम का आपको पता होना चाहिए या उसका क्रम याद कर लेना। प्रवृत्ति, भाई ये जो कॉग्निटिव डोमेन है, इसकी जो प्रवृत्ति है, ये मानसिक है ना, मानसिक स्किल्स की है जिनको बोलते हैं। जो भावात्मक पक्ष है, उसकी जो प्रवृत्ति है वो इमोशनल है ना, तो बिल्कुल संवेदनशीलता वगैरह। और जो तीसरा है साइकोमोटर, क्रियात्मक पक्ष, उसकी जो प्रवृत्ति है वो स्किल्स की है, वो भी शारीरिक स्किल्स की है। मानदंड का ज्ञान, मानदंड का मतलब है कि पीएच वैल्यू है ना, टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में मापा जाता है। ये सारे के सारे मानदंड यानी कि क्राइटेरिया, विषय से संबंधित या प्रकरण से संबंधित मानदंडों का ज्ञान। रीतियों का ज्ञान, रीति का मतलब होता है तरीका, किसी चीज़ को पढ़ने का या किसी चीज़ को फॉलो करने का, किसी कार्य को करने का तरीका। जैसे कि अगर हमको डेरिवेशन सॉल्व करनी है, उसका एक अलग तरीका है। हमको डाइसेक्शन करके अब बायोलॉजी पढ़नी है, उस वो एक पढ़ने की अलग विधि है, यानी कि रीति है, तरीका है। अगर हमको कोई चीज़ सिद्ध करनी है, हम भ्रमण करके सीख रहे हैं ज्योग्राफी में, है ना, तो वो अपना एक कोई चीज़ को सीखने के, अधिगम के अलग तरीके हैं। तो कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से, किस रीति से पढ़ा जाता है, इसका ज्ञान होना। श्रेणियों एवं वर्गीकरण का ज्ञान, ये जो श्रेणी एवं वर्गीकरण है, अगेन ये पद्धतियों के अंदर आती है। पद्धति यानी कि वही रीति है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए किन तरीकों का यूज़ किया जाए। हमको भी बहुत जीव जगत का अध्ययन करना है, तो क्लासिफिकेशन के थ्रू जीवों के बारे में पढ़ना, अलग अलग वर्ग के बारे में पढ़ना एक पद्धति है, टैक्सोनॉमी एक पद्धति है। तो इस तरह से किसी प्रकरण से रिलेटेड इन रीतियों का, पद्धतियों का, है ना, क्रम का, प्रवृत्तियों का, मानदंडों का ज्ञान होना या इनको याद रखना, ये जो उद्देश्य है ज्ञान, इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा इस पक्ष में व्यक्ति विषय से संबंधित जैसे नियमों का ज्ञान रखता है, यानी कि नियमों का याद रखता है, सार्वभौमिक सिद्धांतों को याद रखता है। सार्वभौमिक सिद्धांत की जो सूर्य है, सूर्य बीच में स्थिर है और चारों ग्रह और सारे के सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इस तरह से सार्वभौमिक सिद्धांत, जो कि यहाँ भी क्या कहीं भी एक समान है। वही कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर से फेंको या छोड़ दो तो वो नीचे ही आएगी, वो आसमान की तरफ नहीं उड़ेगी। सार्वभौमिक सिद्धांत है। इसी तरह से जो विषय है या प्रकरण है, उससे संबंधित नियमों को याद करना। तो ये कुछ बातें हैं, चाहे वह शब्द, तथ्य, सूचनाओं को याद करना हो, पद्धति, साधनों, मानदंड, वर्गीकरण, श्रेणी, रीतियों को याद करना हो, है विषय से संबंधित नियमों, सार्वभौमिक सिद्धांतों को याद करना हो, वो ज्ञान पक्ष के अंदर आते हैं। और जब हम इस पक्ष को व्यवहारिक रूप में लिखते हैं, तो बस हम अपने प्रकरण से संबंधित ये जो जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे कही है, इन्हीं के बिहाफ में, इन्हीं के रेफरेंस में हम अपने उद्देश्यों को लिखते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का दूसरा उपवर्ग है बोध, कंप्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव्स। बोध का अर्थ होता है समझना। याद करने के बाद बच्चे के अंदर समझ उत्पन्न हो जाती है स्वतः। तो इस उद्देश्य का संबंध उन सभी योग्यताओं और क्षमताओं से है जिनका संबंध समझ से है, अर्थात बोधगम्यता से है। लेकिन इससे पहले हमको याद करना जरूरी स्टेप है। जब हम किसी प्रकरण को या किसी विषय को याद कर लेते हैं, तो हम उसको खुद ही कुछ समय बाद समझने लग जाते हैं। वो हमारे लिए एक तरह से बोधगम्य बन जाता है। तो
इस उद्देश्य के तहत छात्र व्यवहार से कुछ परिवर्तनों की अपेक्षा की जाती है कि जैसे जो चीज़ उसने याद की है उसका अनुवाद करना। माना हमने कोई टॉपिक बच्चे के सामने रखा है, मैंने बच्चे को एक प्रॉपर परिभाषा बता दी कि प्रकाश संश्लेषण इसे कहते हैं। अब बच्चा उस परिभाषा को अपने शब्दों में बोल दे। देखो, बच्चा अगर याद करके उस परिभाषा को बोले, वो आ जाएगा किसमें? ज्ञान के अंदर। लेकिन अगर बच्चा अपनी भाषा में पढ़ाई गई परिभाषा को बोल दे, तो यानी कि बच्चे को उस परिभाषा का बोध हो गया। अब देखो, आप लोग देखो, जितने बच्चे जब हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं उसमें प्रेजेंट रहते होंगे, तो तुम लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि मैं कुछ चीज़ पूछती हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, जो मैंने बोला है वो एज इट बोल देंगे। ठीक है, चलो मुझे भी संतुष्टि हो जाती है, यानी मेरे शब्दों को इसने सुना है। वो मेरा बोला हुआ रिपीट करता है, यानी कि उसने अपने माइंड में उसने याद कर लिया है। स्मरण वो अभी कौन से वाले स्तर पर है? ज्ञान वाले स्तर पर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मैंने जो बोला है वो सुना, जो नोट्स दिए वो पढ़ा, कुछ इधर उधर से ढूंढा, उसके बाद अपना एक अपने शब्दों में उस चीज़ को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो वो है अनुवाद करना, कि जब हम किसी विषय से संबंधित तथ्यों, सूत्रों, संकेतों, सिद्धांतों, नियमों, परिभाषाओं आदि को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो किसी भी चीज़ को अपने शब्दों में व्यक्त करने की जो क्षमता होती है उसको हम अनुवाद कहते हैं। तो भाई, जैसे ही अगर बच्चे में समझ उत्पन्न हो गई, उसको में बोधगम्यता आ गई, तो हम कैसे पता करेंगे कि बच्चा अपने शब्दों में पढ़ाए गए प्रकरण को उल्लेखित करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। इसी तरह से व्याख्यान करना, मैंने किसी चीज़ को व्याख्या करना, मैंने किसी चीज़ को थोड़ा सा बताया है और किसी बच्चे ने उसको बिल्कुल विद एग्जाम्पल बता दिया बहुत अच्छे से, तो और ज़्यादा डीपली उस चीज़ को क्लियर कर दिया, तो हम तब भी कहेंगे कि बच्चे को बोध हो गया। इसी वजह से पढ़ाए गए प्रकरण के किसी भी प्रश्न पर, उस प्रश्न से या उस पॉइंट पर वो व्याख्या उस पॉइंट की दे रहा है। तो बच्चा व्याख्या करना भी सीख जाता है। और तीसरा है उल्लेख करना। छात्र विषय से संबंधित तथ्यों, सूत्रों, संकेतों, नियमों, सिद्धांतों, परिभाषाओं आदि का उल्लेख करता है। उल्लेख करने का मतलब है कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरी तो आप बोलोगे भाई गुरुत्वाकर्षण बल है, आप गुरुत्वाकर्षण पढ़ के आए थे। किसी भी चीज को जब हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे तो वो जब ऊपर से छोड़ेंगे तो वो हमेशा पृथ्वी की तरफ गति करेगी बिकॉज ऑफ गुरुत्वाकर्षण बल, है ना। तो आपने जरूरत पड़ने पर किसी को एक्सप्लेन करने पर ये बता दिया, वहां पे उल्लेख कर दिया, तो यानी कि आपको तब भी हम कहेंगे कि बोध हुआ है। या आप पर्यावरण या प्रदूषण पर कोई चैप्टर कॉलेज से पढ़ करके गए हैं, तब तक आपने देख लिया किसी को कूड़ा फेंकते हुए और आपने बोल दिया अरे आपको पता है आप वातावरण को कितना प्रदूषित कर रहे हैं, जो प्रदूषण आप फैला रहे हैं इससे ये नुकसान होते हैं। आपने क्या किया, परिस्थिति आने पर जो आपने कक्षा में पढ़ा था उसका उल्लेख कर दिया। तो अगर आप उल्लेख कर लेते हैं, बच्चा उल्लेख कर लेता है, उसके अंदर ये क्षमता उत्पन्न हो जाती है, तो हम कहेंगे कि बच्चे के अंदर बोध है। तो किसी भी क्लास में जाते हुए, कंटेंट ले जाते हुए हमें इन उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना पड़ता है कि हम बच्चे के अंदर अनुवाद करने की, व्याख्या करने की, उल्लेख करने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाएं। और वो बढ़ेगी तो यानी कि स्वाभाविक रूप से बच्चे के व्यवहार में चेंजिंग आ रही है। तो ये है बोध उद्देश्य। अगला जो उपवर्ग है वह है प्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन। प्रयोग का अर्थ होता है विषय से संबंधित ज्ञान का आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग करना, यानी कि जो हमने पढ़ लिया है, सबसे पहले याद किया है, फिर हमने उसको अपने लिए बोधगम्य बना दिया है, अब वो हमारी समझ में आने लग गया है। हम अगर हमारी समझ में आने लग गया तो हम उस समझे हुए ज्ञान का
आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग भी कर सकते हैं। और अगर ये क्षमता हमारे अंदर डेवलप हो गई तो यानी कि हमने ये जो प्रयोग उद्देश्य है यह पा दिया। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके हम छात्रों से कुछ व्यवहारों में परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं, या उनसे कुछ व्यवहारों की अपेक्षा करते हैं, जैसे कि नियमों एवं सिद्धांतों का सामान्यीकरण। अब हम बात कर रहे थे नियमों एवं सिद्धांतों के सामान्यीकरण की। देखो, वैसे सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन को अगर हम वैसे बोलें आम शब्दों में, तो सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन एक स्टेटमेंट होता है। मतलब हम जो बोलते हैं किसी के बारे में, लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, घटनाओं के बारे में, परिस्थितियों के बारे में, और वो भी दो चीज़ों, दो घटनाओं, दो परिस्थितियों के बीच की समानता के बारे में जो हम स्टेटमेंट देते हैं कि इन दोनों चीज़ों में ये कॉमन था, ये हमारी जो एबिलिटी होती है, इसको हम जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है? तो किसी भी दो या तीन या कुछ लोगों के बीच में, या घटनाओं के बीच में, परिस्थितियों के बीच में समानता को लेकर के, कॉमन चीज़ों को लेकर के जो हम स्टेटमेंट देते हैं उसे हम जनरलाइजेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जनरलाइजेशन का मतलब ये है कि भाई हमने अपनी कक्षा में कुछ चीज़ों को पढ़ा है और अपने व्यवहारिक जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन पड़ गई कि उस ज्ञान का प्रयोग हम वहाँ पर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो कक्षा में बताया गया था कि ऐसा होता है तो ये होता है, उस वो बताई गई घटना और जो रियल हमारे सामने सिचुएशन है उसमें हम कॉमन चीज़ों को देखें। अगर हम कॉमन चीज़ों को जज करना सीख गए, ये पावर ऑफ जनरलाइजेशन है, यानी कि सामान्यीकरण है। और उसके बाद सीखे गए ज्ञान का प्रयोग उस स्थिति को हैंडल करने में कर देना, यहाँ पर सामान्यीकरण है। जैसे कि आपदा प्रबंधन की टीम देखा होगा आती है ना, और बच्चों को आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें बताती है। अब सपोज अपने एक लेक्चर में उन्होंने ये बताया कि भूकंप है पृथ्वी में होने वाली कंपन है। भूकंप, पृथ्वी में जब कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं। ये बहुत विनाशकारी स्थिति होती है। कई बार अगर ये अधिक तीव्रता से आया तो ये नुकसान कर देती है, मकान गिरने का डर रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये कार्य करने चाहिए अपने बचाव के लिए। तब तक आप घर में बैठे हुए थे और धरती हिलने लग गई, भूकंप आ गया, आपको खट याद आ गया, वो क्लास, वो लेक्चर, और आपको ये भी याद आ गया कि नुकसान से बचने के लिए मेरे को इन सावधानियों के लिए बोला गया था कि आप कोने में खड़े हो जाओ, है ना, किसी चीज़ के नीचे बैठो, बैठ भी रहे हो, ये सारी चीज़ें जो भी होते हैं, है ना, इसको बचाव के नियम, आपको वो याद आ गया और आपने खट से उस टाइम उसको अप्लाई कर दिया। यानी कि इस स्थिति में और जो कक्षा में बताया गया था उसमें आपने समानता देख ली, है ना, जो कॉमन चीज़ थी वो देख ली और वहाँ सीखे हुए ज्ञान का इस परिस्थिति में उपयोग कर दिया। तो आपकी ये जो एबिलिटी है वह सामान्यीकरण है, यह प्रयोग के अंदर आता है। दूसरा जो भाई हम छात्रों में व्यवहार में परिवर्तन देखना चाहते हैं वो है विद्यार्थियों की कमजोरियों का निदान करना। कि बच्चा अगर किसी चीज़ को सीख गया है तो जो उसके साथ के अन्य सहपाठी हैं, उसकी हम उम्र या उससे छोटे या बड़े कोई भी व्यक्ति उसके चारों ओर के हैं और उन्हें पढ़ाई गई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो वो उनकी समस्याओं का निदान कर उनको उपचार दे सके। पहले तो ये समझ सके कि इनको क्यों समझ में नहीं आया और उसके बाद उनको समझा सके। फिर सीखी गई विषय वस्तु का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना। कि भाई कोई भी ज्ञान हमने कक्षा में लिया है उसका प्रयोग हम अपने व्यवहारिक जीवन में कर लें। हमने सीख लिया कक्षा में बैठ बैठ के प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, इन चीज़ों के बारे में, और व्यवहारिक जीवन में हमारे हाथ इस पर्यावरण को गंदा करने के लिए अगर रुक गए तो तब क्या है, यानी कि हमने इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। तो ये कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिनकी अपेक्षा इस स्तर पर, प्रयोग स्तर पर हम छात्रों से करते हैं।
अब हम बात करते हैं विश्लेषण की। विश्लेषण का अर्थ होता है विषय वस्तु के विभिन्न तत्वों पर विचार विमर्श करना। इस उद्देश्य के तहत छात्रों में निम्न क्षमताओं का विकास करने का प्रयास किया जाता है। कंटेंट एनालिसिस में हमने इस चीज को क्लियर कह दिया था कि विश्लेषण, वहाँ पे कंटेंट प्लस एनालिसिस, एनालिसिस को स्पष्ट वहाँ पे भी बोल दिया था कि विश्लेषण का अर्थ है किसी एक सिचुएशन को उसके छोटे छोटे भागों में, किसी विषय वस्तु का उसके छोटे छोटे भागों में अध्ययन करना, विचार विमर्श करना विश्लेषण कहलाता है। ठीक, तो यह कुछ व्यवहार परिवर्तन है जिनकी अपेक्षा हम इस उद्देश्य के तहत करते हैं, जैसे कि तथ्यों का विश्लेषण, नियमों सिद्धांतों के तत्वों का विश्लेषण, विभिन्न नियमों सिद्धांतों के लिए विभिन्न तत्वों के आपसी संबंधों का विश्लेषण। ठीक, कि बच्चा फैक्ट्स का विश्लेषण करने लग जाता है। अगर हमने बोल दिया पृथ्वी गोल है, ठीक, तो वो ये जो हमने बोला है अब इसको छोटे छोटे तत्वों में इसका विश्लेषण करने लग जाएगा, ढूंढने लग जाएगा और कितने लोगों ने इस बात को कहा है, किसने इसको प्रूफ किया है, प्रूफ करने का तरीका क्या था, है ना। क्या नासा ने भी यही कहा, क्या नासा के पास कोई ऐसी फोटो है जिसमें पृथ्वी गोल दिख रही है। तो इन चीजों का वह छोटे छोटे पार्ट में विश्लेषण करने लग जाता है। नियमों सिद्धांतों के तत्वों का विश्लेषण, कोई भी नियम सिद्धांत हमने बच्चे के सामने रखा है तो वह उसका भी, और विश्लेषण का मतलब है विचार विमर्श करना, चिंतन मनन करना, तर्क करना, ये सारे के सारे विश्लेषण के अंदर आते हैं। तो कोई नियम हमने बच्चे के सामने रखा है या दिया है, कोई सिद्धांत उसको बताया है, तो वह उसका भी, उस पर भी विचार विमर्श करेगा। ठीक, और विभिन्न नियमों सिद्धांतों के विभिन्न तत्वों में आपसी संबंधों का विश्लेषण करना। भाई हम एक कोई सूत्र या हम कोई समीकरण बता देते हैं, क्या आइंस्टीन ने दिया है E=mc², तो भाई E M में क्या अंतर है, M और C क्या संबंध है, M और C में क्या संबंध है, C को स्क्वायर क्यों लिखा गया है। तो इस तरह से एक समीकरण के संदर्भ में छोटे छोटे तत्वों पर विचार विमर्श करना विश्लेषण कहलाता है। तो अगर बच्चा ऐसा करने लग गया तो हम कहेंगे कि भाई अब उसका स्तर और बढ़ गया है। प्रयोग के बाद बच्चा विश्लेषण स्तर पर या विश्लेषण के उद्देश्य को भी बच्चे ने प्राप्त कर लिया है, और ये बच्चे के व्यवहार परिवर्तन है, इसके अकॉर्डिंग है कि बच्चा विश्लेषण कर रहा है विभिन्न चीजों का। अगला जो स्तर है वह है संश्लेषण, सिंथेसिस। वही जब हम विश्लेषण कर रहे हैं किसी वस्तु स्थिति को, किसी वस्तु को, किसी सिद्धांत को, किसी नियम को, किसी विचार को उसके छोटे छोटे तत्वों में जितना पॉसिबल हो सके उतने छोटे तत्वों में तोड़ करके और उस पर गहन मनन चिंतन कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर हमें किसी जो जिसको परिणाम कहते हैं, रिजल्ट कहते हैं, उसमें पहुंचना, मतलब स्वाभाविक रूप से हम पहुंच जाते हैं कि भाई अब इतना विश्लेषण हमने किया है, हमारा आउटपुट क्या है। तो वो जो आउटपुट है उसको हम संश्लेषण कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि नियमों सिद्धांतों आदि के विभिन्न तत्वों और उनके तत्वों के मध्य संबंधों पर विचार विमर्श के पश्चात या विश्लेषण के पश्चात उन नियमों सिद्धांतों तथ्यों आदि के संदर्भ में किसी निर्णय पर पहुंचना संश्लेषण है। ठीक, हमने विश्लेषण किया तो अब इतना विश्लेषण करने के बाद जब हम किसी निष्कर्ष पर, किसी निर्णय पर पहुंच जाते हैं तो निर्णय की जो हमारी एबिलिटी होती है वो हमारा संश्लेषण है। तो इस उद्देश्य के तहत हम छात्रों से कुछ व्यवहार परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं, और वो है सबसे पहली चीज है निष्कर्ष निकालना या निर्णय पर पहुंचना। जब इतनी मेहनत करी है विश्लेषण करने पर तो निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए। अगर निष्कर्ष की योग्यता नहीं है, निर्णय की योग्यता नहीं है, तो यानी कि आप अभी तक इससे निचले स्तर पर अटके हुए हैं, तो आपके अंदर वो योग्यता आनी चाहिए। कई बार ये होता है ना कि हम कोई एग्जाम में सवाल आता है, अब नेगेटिव मार्किंग है, आप उस सवाल को बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ते हो, इस पर भी विचार करते हो, उस पर भी विचार करते हो, है कहीं विचार करने के बाद
अब आपके निर्णय लेने की बारी आई तो आप निर्णय नहीं ले पाते, आप बोलते हो यार कहीं गलत हो गया तो, यानी कि अभी तक आप को अपने विश्लेषण पर भरोसा ही नहीं हो पाया है। तो ये संश्लेषण की एबिलिटी तक पहुंचना इस उद्देश्य का, इस ये एक संश्लेषण भी एक मानसिक शक्ति है, क्रिया है, कि ये एबिलिटी होती है कि हम निष्कर्ष देने लग गए या निर्णय लेने लग गए। ठीक, तो इसके बाद है विश्लेषण के पश्चात नए विचारों का संप्रेषण करना। नए विचार का मतलब ये है कि हमने एक हमारे सामने कोई समीकरण रखा, कोई नियम रखा, कोई सिद्धांत रखा, उस पे हमने इतना विचार विमर्श किया। अब अपने विचार विमर्श के आधार पर हमें अपने विचार देने हैं। नए का मतलब ये नहीं है कि हम ये बोलते कि ना जी अगर हम कोई चीज़ को छोड़ते हैं तो वो ज़मीन पे नहीं, वो आसमान पे उड़ने लग जाएगी, हम नई बात बोलेंगे, नहीं। लेकिन जो कुछ हमने पढ़ा है उसका हम एक निष्कर्ष देंगे अपने विचारों पर आधारित। मैं अपने विचार यानी कि अपनी भाषा में किसी सूत्र से, किसी समीकरण से संबंधित जो विचार है वो दूंगी, वो भी सिर्फ अपनी भाषा में। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कि नए विचारों का संप्रेषण। अगला है तत्वों के अंतर संबंधों के संदर्भ में निष्कर्ष पर पहुंचना। मैंने कहा अगर आप कोई समीकरण पर जो 2-3 पॉइंट लिखे गए हैं ना, उस पे कि क्या इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है, आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचो। अनुक्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है, किस तरह के समान है, ये घटता है तो वो बढ़ता है, वो बढ़ता है तो ये घटता है, नेगेटिव सहसंबंध है, पॉजिटिव सहसंबंध है। दो तत्वों के मध्य जो अंतर संबंधों का आपने विश्लेषण किया है, उनके अंतर संबंध को लास्ट में आप क्या कहेंगे, उस शब्द तक भी आपको पहुंचना होगा। यानी कि जो आपके दिमाग में चल रहा है अब आपको उसे बाहर निकालना है। विश्लेषण करके आप जिस निर्णय, जिस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, उन विचारों को आपको बाहर संप्रेषित करना है। ये संश्लेषण के अंतर्गत आता है। संश्लेषण के बाद जो सबसे उच्च स्तर का ज्ञानात्मक उद्देश्य है वह है मूल्यांकन, है ना। इस उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों की पाठ्य वस्तु संबंधी नियम, तथ्यों, सिद्धांतों आदि के संदर्भ में समालोचना करने की क्षमताओं का विकास हो जाता है। विषय वस्तु की सत्यता के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता का विकास किया जाता है। भाई मूल्यांकन का मतलब होता है मूल्य का अंकन करना। तो हम आगे इस उद्देश्य में, इस स्तर पे जो बच्चे को हमने सिखा दिया है, बच्चा अब उस सीखी हुई चीज़ का मूल्य का अंकन करेगा, मूल्यांकन करेगा। वो चीज़ सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, इसके लिए वो आपसे संवाद स्थापित करेगा और तब जा कर के उसकी सत्यता के संदर्भ में निर्णय लेगा, है ना। बच्चा हाँ तभी जा कर के बोलेगा जबकि वो, माना हमने बच्चे को कोई सिद्धांत बता दिया, है ना, बहुत ही सिंपल, गुरुत्वाकर्षण का ही है, इससे सिंपल क्या है, हमने उसे गुरुत्वाकर्षण के नियम बता दिए। अब बच्चा गया, उसने 100 जगहों से चीज को छोड़ा, हर बार वो नीचे आई। अब वो एक निर्णय लेगा कि वाकई में ये जो सिद्धांत हमें बताया गया था वह सही है। तो ये जो सही प्राप्त ज्ञान पर सही गलत का निर्णय है, ये मूल्यांकन यहाँ पर कहलाता है। तो इस तरह से ये छह के 6 उपवर्ग थे ज्ञानात्मक उद्देश्यों के संदर्भ में। तो आप लोग इसको सुनेंगे और अगर कोई चीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आई है तो हम इस पर अलग से डिस्कशन करेंगे।